डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th का हिंदी पढ़ेंगे, काव्य खंड, और चैप्टर का हमारा नाम है लौटकर आऊँगा फिर, जिसके कवि है जीवनानंद दास। तो आइए बच्चे, हम लोग जीवनानंद दास जी के बारे में कुछ जीवन परिचय जानते हैं। देखिए, जीवनानंद दास का जो जन्म जो है 1899 ईस्वी में हुआ था। ठीक है बच्चों, जीवनानंद दास जी का जन्म जो है 1899 ईस्वी में हुआ था। और रविंद्रनाथ के बाद बांग्ला साहित्य में आधुनिक काव्य दोलन को जिन लोगों ने योग्य नेतृत्व प्रदान किया, उसमें सबसे अधिक प्रभावशाली व मौलिक कवि जीवनानंद दास जी थे। देखिए, इनमें क्या था कि मतलब उन्होंने जीवन बंगाल के जीवन में रच रच कर बस कर उसकी जड़ों को पहचाना और उसे अपनी कविता में स्वर दिया। ठीक है, उन्होंने भाषा, भाव एवं दृष्टिकोण से नई शैली, सोच और जीवन दृष्टि को प्रतिष्ठित किया। सिर्फ 55 साल की उम्र में जीवनानंद दास का निधन एक मर्मांतक दुर्घटना में हो गया। मतलब जीवनानंद दास जी का मृत्यु जो है वह 55 साल की उम्र में ही हो गया, एक दुर्घटना में। और सन 1954 में उनका क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। तब तक उनके सिर्फ 6 काव्य संकलन ही प्रकाशित हुआ था। 6 गो काव्य संकलन प्रकाशित हुआ था, जिसमें था आपको, जिसका नाम है झरा पालक, धूसर पंडुलिपि, वनलता सेन, महापृथ्वी, सात टी, ततार तिमिर और जीवनानंद दशेर श्रेष्ठ कविता इनका था। ठीक है बच्चों, इनको निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा जीवनानंद दास को निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा वनलता सेन को 1952 ईस्वी में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार भी दिया गया था। तो इस प्रकार बच्चों, जो इनका जीवन जो परिचय जो था जीवनानंद दास का, हमने आपको बताया। आगे हमारा जो चैप्टर है लौटकर आऊँगा फिर, उसका जो भी पंक्ति है उसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। देखिए, पहला जो हमारा पंक्ति है उसमें कहा गया है, खेत है जहाँ धान के, खेत है जहाँ धान के, बहती नदी के किनारे फिर आऊँगा लौटकर, एक दिन बंगाल में नहीं शायद होऊंगा मनुष्य, तब होऊंगा अबाबिल या फिर कौवा, उस भोर का फूटेगा नई धान की फसल, पर जो कुहरे के पालने से कटहल की छाया तक भारत पेंग आऊँगा एक दिन। देखिए, कवि जो है इस पंक्ति के माध्यम से कवि जो है वह बताना चाहता है कि नदी के किनारे, देखिए इसमें कवि कहता है कि बंगाल में एक दिन पुनः लौटकर मैं आऊँगा, बंगाल में एक दिन पुनः मैं लौटकर आऊँगा। यानी कहने का मतलब है कि नदी के किनारे जो धान का खेत है जहाँ धान के बहती नदी, पहला पंक्ति में ही दिया है, खेत है जहाँ धान के बहती नदी के किनारे फिर आऊँगा लौटकर। ठीक है, एक दिन बंगाल में। तो वही बात हम आपको समझा रहे हैं कि कवि कहता है कि बंगाल में एक दिन पुनः लौटकर मैं आऊँगा, नदी के किनारे जो धान के खेत है, नदी के किनारे जो धान के खेत है उनका दर्शन करूँगा, मैं देखूँगा। संभव है उस समय मैं भले ही मनुष्य के रूप में न हूँ। कभी सोचता है कि अगर हम मर भी जाते हैं, संभव है कि उस समय अगर हम मनुष्य के रूप में अगर न रहूँगा, भले ही कौवा हो, कौवा चाहे हमारा कौवा में जन्म बन जाए, कौवा बने, है ना, भले ही कौवा या अबाबिल के रूप में ही सही बन के आऊँगा। फिर क्या कर रहा है, या फिर कौवा उस भोर का फूटेगा नई धान की फसल पर, जो कुहरे के पालने से कटहल की छाया तक, है ना, भरता पेंगा आऊँगा एक दिन। तो कहने का मतलब इसमें कह रहा है कि भले ही मनुष्य के रूप में नहीं, भले ही कौवा या अबाबिल के रूप में सही बन के आऊँगा, उस भोर का मौसम
कितना सुखद होगा जब नई धान की फसल का क्या होगा, दर्शन होगा। किसान अक्सर बच्चों होता है खेत में, है ना, फसल को देख के, है ना, बहुत खुश होता है। हरा भरा उसका खेत रहता है, फसल इस बार का अच्छा है तो बहुत खुश होगा। उसी प्रकार शिक्षक जो है अपने विद्यार्थी को जब देखता है कि मेरा बच्चा सही ढंग से पढ़ रहा है ना, मन लगा के, तो शिक्षक को भी एक अलग ही अनुभूति होता है और उसको एक, है ना, खुशी प्राप्त होता है कि चलो मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा सही से तैयारी कर रहा है, पढ़ रहा है। तो आप लोग भी मन लगा के सभी बच्चे पढ़िए, है ना, तैयारी कीजिए ताकि आप अच्छे अंक प्राप्त कर सके। अपने माता पिता का जो आपका सपना है उसको पूरा कीजिए कि अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। तो देखिए इसमें जो है आपको कह रहा है कि आपको भोर का मौसम कितना सुखद होगा जब नई धान की फसल का क्या होगा, दर्शन होगा। मतलब नया नया फसल जब देखिएगा, धान जब फूट जाता है उसमें जब बाली आना शुरू हो जाता है, जब दूध देखिएगा उसमें, तो देखिए बहुत ही खूबसूरत जब फूटता है तो बहुत ही पूरा खेत में नज़ारा आपको अलग ही दिखेगा, बहुत खूबसूरत दिखता है। सुखद होगा जब नई धान की फसल का दर्शन होगा कुहरे के बीच में। कुहरे का मतलब बच्चा होता है कुहासा, यानी कि आप लोग कहते हैं ना धुन घेर लिया है, उसी को कहेंगे कुहरा, यानी कि कुहासा। ठीक है, ओस भी गिरता है उसमें, है ना। कुहरे के बीच कटहल की छाया, कटहल पेड़ है, फल है हमारा, कटहल की छाया तक कदमों को बढ़ते हुए अवश्य आऊँगा, एक दिन अवश्य आऊँगा। यानी कि कभी जो है कहाँ आने की बात करता है, बंगाल। यानी कि कहता है कि अगर हम मर भी गए, कौआ में भी जन्म हुआ चाहे कोई चीज़ में, तो इस फसल को, हम धान की फसल को देखने अवश्य आएंगे। ठीक है बच्चों, दूसरा हमारा पंक्ति है, इसमें आपको पंक्ति में दिया है, बनकर शायद हंस में किसी किशोरी का, हंस मतलब जोड़ा होता है ना, बहुत ही अच्छा पंक्ति का है। बनकर शायद हंस में किसी किशोरी का, घुंघरू लाल पैरों में तैरता रहूँगा बस दिन रात भर पानी में, गंध जहाँ होगी ही, है ना, भरी घास की आऊँगा मैं, नदियाँ मैदान बंगाल के बुलाएंगे, मैं आऊँगा जिससे नदी धोती ही रहती है पानी से, इसे हरे सजल किनारे पर। देखिए बनकर शायद हंस में किसी किशोरी का, किशोरी का मतलब क्या हो गया, लड़की को कहा गया। किशोर जो होता है लड़का, और किशोरी क्या होता है, लड़की। सभी बच्चे अभी किशोरावस्था में प्रवेश कर चुके हैं। किशोरावस्था उम्र जो होता है 13 साल से शुरू हो जाता है, आपका 12 से 18 वर्ष का जो भी है ना। तो बहुत सारा इसमें चेंजिंग होता है। तो किशोर और किशोरी का मतलब हो गया हंस। आप देखिएगा ना, कभी भी रहेगा ना, वो जोड़ा में उसको पसंद आता है। जोड़ा का मतलब एक साथ है। किशोरी, मान लीजिए कि किसी लड़का और लड़की का शादी हो गया है ना, तो वो क्या हो गया, जोड़ा उसको कह सकते हैं, युगल, युगल जोड़ा कह सकते हैं, है ना। दो हो जाएगा, है ना, पति पत्नी मिलकर एक। तो कहने का मतलब इसमें वही भाव कवि बताना चाहता है, बनकर शायद हंस में किसी किशोरी का, घुंघरू लाल पैरों में। जब हंस को देखिएगा आप तैरेगा एक साथ जोड़ा में, तो बहुत ही सुंदर लगता है। नदी में देखिएगा, तालाब में देखिएगा, तो देखे होंगे कभी, चाहे नहीं देखे होंगे तो कभी कहीं जाइएगा तो देखिएगा। कवि कहता है हंस बनकर बंगाल भूमि पर आऊँगा। किस भूमि का बात हो रहा है, कहाँ का, बंगाल का बात हो रहा है। कवि कहता है कि मैं हंस बनकर बंगाल भूमि पर आऊँगा, वहीं की किशोरिया के लाल लाल गुलाबी पैरों में घुंघरू की, घुंघरू जो है पैर में जो बांधने वाला होता है, बसता बहुत है घुंघरू, है ना, घुंघरू की रुंझन आवाज़ को सुनूंगा, उसका क्या करूँगा, दर्शन करूँगा। क्या करूँगा, दर्शन करूँगा, देखूँगा। दिन भर वहाँ की नदिया में हंस बनकर क्या करूँगा, तैरूँगा, हंस बनकर तैरूँगा। हरी भरी घास जनित मैदानों के बीच विचरण करूँगा। विचरण करने का मतलब होता है बच्चों घूमना, घूमूंगा। और वहाँ की धरती की गंध, वही बात का है, गंध जहाँ होगी ही भरी घास की, आऊँगा मैं नदियों मैदान बंगाल के बुलाएंगे। मैं आऊँगा जिसे नदी धोती ही रहती है पानी से, इसी हरे सजल किनारे पर। कहने का मतलब हो गया बच्चों कि इसमें आपको वहाँ की धरती की गंध से स्वयं को मैं क्या करूँगा, संवारूँगा, है ना। धरती जो है, धरती को हम माँ क्यों कहते हैं, धरती माँ। एक माँ हमको जन्म देती है और दूसरी माँ धरती जो है हमको पालती पोसती है। अगर अन्न नहीं देगा, हमको अनाज नहीं देगा, तो हम लोग कहाँ से पलाएंगे, पोषण कहाँ से मिलेगा, हम लोग का शरीर का निर्माण नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग धरती माँ भी कहते हैं, हमको अन्न देने का काम करती है ना। जितना भी क्रियाकलाप है सब हम धरती पे ही करते हैं।
जितना धरती सहता है उतना कोई चीज़ नहीं सह सकता है, क्षमता नहीं है किसी। यहाँ तक भी पैर रखते हैं तो धरती पर ही। मान लीजिए जमीन घिसक जाएगा तो पैर कहाँ रखिए, कहाँ टिकिएगा, आपका कुछ नहीं रहिएगा, धरती के अंदर चल जाइएगा सीधे। धरती न रहेगा तो छत कहाँ से रहेगा, भूकंप आएगा तो सारा नीचे न चल जाएगा, नीचे पताल में। तो कहने का मतलब है बच्चों इसमें कह रहा है कि मतलब वहाँ की धरती की गंध से स्वयं को सजाऊंगा, बंगाल की नदियाँ वहाँ के मैदान मुझे अवश्य बुलाएंगे, है ना, मैं भी उनका दर्शन करने आऊँगा। नदी अपने स्वच्छ और निर्मल पानी से किनारे बसा हुआ जो वहाँ मैदान है, खेत है, पेड़ है, सिंचती रहती है। मान लीजिए नदी है और बगल में क्या है, खेत है, पेड़ पौधा है, तो वहाँ से लोग पानी लेके क्या है अपने फसल को, अपने पेड़ पौधा को सींचता है, उसमें पानी देने का काम करता है। तो वही कह रहा है, उनके दुख दर्द को धोती रहती है। यही पंक्ति में कहा है, क्या कहा है, जिसे नदी धोती रहती है पानी से, है ना, इसी हरे सजल किनारे पर। वही बात है। तो कह रहा है कि उनके दुख दर्द को धोती रहती है। अब मान लीजिए कि फसल जो है उसको पानी नहीं मिलेगा, गर्मी में सूख जा रहा है तो जल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उसमें भी सजीव है, पेड़ पौधा भी क्या है, सजीव है, उसमें प्राण होता है, केवल वह चल नहीं सकता है, नहीं तो सारा चीज़ एक्टिविटी करता है, सांस भी लेता है, सारा चीज़ करता है ना। पढ़े भी है, स्वपोषी होता है पेड़ पौधा, जो अपना भोजन स्वयं तैयार करता है। हम लोग क्या है, परपोषी है, दूसरे पर निर्भर है, हाँ, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। तो कह रहा है उनके दुख दर्द को धोती रहती है नदिया के किनारे बसे हुए गांव, और वहाँ की सजल आंखें का मैं क्या करूँगा, दर्शन करूँगा। कवि का इच्छा है। आइए तीसरा पंक्ति की ओर बच्चों हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा पंक्ति हमारा है, कह रहा है शायद तुम देखोगे, शायद तुम देखोगे शाम की हवा के साथ उड़ते एक उल्लू को, शायद तुम देखोगे शाम की हवा के साथ उड़ते एक उल्लू को, शायद तुम सुनोगे कपास के पेड़ पर उसकी बोली, है ना, घसीली जमीन पर फेंकेगा मुट्ठी भर भर चावल, शायद कोई बच्चा उबले हुए देखोगे रूपसा के गंदले से पानी में नाव लिए जाते एक लड़के को, है ना, उड़ते फटे पाल की नाव, लौटते होंगे रंगीन बादलों के बीच सारस, अंधेरों में होऊंगा मैं उन्हीं के बीच में देखना, है ना। देखिए इस पंक्ति में कवि कहता है कि मान लीजिए जब बंगाल की भूमि पर उतरेंगे तो शाम की हवा में उड़ते हुए, वही बात का है, शायद तुम देखोगे शाम की हवा के साथ उड़ते उल्लू को। कहने का मतलब है, कवि कहता है कि जब तुम बंगाल की भूमि पर उतरोगे तो शाम की हवा में उड़ते हुए उल्लू का दर्शन करोगे, उड़ते हुए उल्लू का दर्शन करोगे। यानी कि कवि कहना चाहता है कि अगर मर भी गए तो हम कौवा में जन्म हो जाएगा, हंस में हो जाएगा, उल्लू में भी हो जाएगा, लेकिन हम बंगाल के धरती को छोड़ेंगे नहीं, वहाँ को देखते रहेंगे नज़ारा को। कहने का भाव ये हुआ। तो इसमें कह रहा है मतलब कि कवि कहता है कि जब तुम बंगाल की भूमि पर उतरोगे तो शाम की हवा में उड़ते हुए उल्लू का क्या करोगे, दर्शन करोगे। संभव हो तो उल्लू की बोली भी कपास के पेड़ पर सुनोगे। वही कहा है, शायद तुम सुनोगे कपास के पेड़ पर उसकी बोली, यानी कि शायद मतलब संभव होगा कि तुम क्या करोगे, उल्लू की बोली भी कपास के पेड़ पर सुनोगे। कपास क्या होता है, वो कपास का जो पौधा होता है उससे हमको रुई प्राप्त होता है, और रुई से क्या होता है, कपास के पौधा से ही सूती वस्त्र तैयार होता है। इतना सूती वस्त्र अच्छा है उसी से बनता है। रुई होता है, तूत का, सहतूत का पेड़ देखे हैं, उसी तरह आपको कपास का भी पौधा होता है ना। सहतूत खाए हैं तूत आप लोग, उसी तरह रहता है। आगे क्या कह रहा है, घिसीली जमीन पर फेंकोगे मुट्ठी भर भर चावल, शायद कोई बच्चा उबले हुए। क्या कह रहा है, कह रहा है वही कि घास से ढकी हुई जमीन पर घास मैदान है ढका हुआ, उबले हुए चावल के दाने कोई नन्हा बच्चा क्या करेगा, फेंकेगा। उबले हुए चावल का कहने का मतलब हो गया जो बच्चा कि जो आपके घर में जो चावल जो होता है ना, बॉयल चावल होता है, यानी कि उसना चावल जो बोलते हैं तो उबला हुआ है। और कच्चा चावल किसको बोलेंगे, अरवा को बोलेंगे, है ना, उबला हुआ नहीं रहता है, उसको कच्चा चावल बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है आपको क्या है, पक्का चावल है। आगे बच्चों हमने आपको बताया कि मान लीजिए जैसे कोई बच्चा जो है क्या कर रहा है, मतलब वहाँ की घास से ढका हुआ ज़मीन पर क्या कर रहा है, उबला हुआ, आपको बताए हैं जो कच्चा चावल, उबला हुआ चावल के दाने को कोई नन्हा बच्चा क्या कर रहा है, फेंक रहा है।
ठीक है। तो आगे इसमें कहा है कि देखोगे रूपसा के गंदले से पानी में नाव के लिए जाते एक लड़के को उड़ते फटे पाल की नाव। यानी कि कवि कहता है कि कवि अपने आँखों से देखता है कि उड़ता हुआ फटे पाल की नाव के साथ गंदले यानी कि गंदले पानी के रूप रंग का एक लड़का, गंदे मतलब सबला हो गया, काला है ना, गंदे पानी के रूप का एक लड़का नाव को नदी की ओर क्या कर रहा है, ले जा रहा है, नाव को नदी की ओर ले जा रहा है, पाल की ओर, किनारे उसके। आगे इसमें कह रहा है, फिर इसमें कह रहा है कि मान लीजिए कि लौटते होंगे रंगीन बादलों के बीच सारस, लौटते होंगे है ना रंगीन बादलों के बीच सारस, अंधेरे में होऊंगा मैं उन्हीं के बीच में देखना। कहने का मतलब कवि कहता है कि रंगीन बादलों के बीच में जब शाम हो जाएगा है ना, तो सारस के झुंड लौटते हुए दिखेगा। सारस जो होता है बड़का घेट वाला जो होता है, बत्तख से बड़का, हंस वो से बड़ा होता है, देखिएगा सारस होता है, क्रेन बोलते हैं उसको इंग्लिश में ना। तो सारसों के झुंड को देखते होंगे अंधेरे होने के, उसी बीच में क्या करूँगा मैं मिलूँगा। क्या कर रहा है, अंधेरे में हो जाऊँगा मैं उन्हीं के बीच में देखना, है ना, मिलूँगा। इन पंक्ति के माध्यम से कवि जो है आपको बंगाल भूमि की, वहाँ के पक्षी है, वहाँ के बादल है, हवा, नाव के गंदे लड़के पर चर्चा किया है ना, और प्राकृतिक दृश्य को दिखाया है। और कवि जो है ना, मतलब उसको धरती जो है बंगाल है, लेकिन सोचता है कि हमारा अगर मृत्यु हो जाता है तो फिर हम कौवा के रूप में आए, हंस के रूप में, उल्लू के रूप में, सारस के रूप में, और वहाँ के धरती जो है और वहाँ जो भी फसल है धान के उसको हम देखें। प्राकृतिक सौंदर्य का इसमें वर्णन किया गया है ना। तो इस प्रकार बच्चों जो हमारा जो है ना चैप्टर जो हमारा था लौटकर आऊँगा फिर, जिसके कवि थे जीवनानंद दास, हमारा ख़त्म हुआ। आशा करते हैं कि आपको सभी को समझ में आया होगा, है ना।